एक ऐसा वायरस जो किसी भी इंसान को महज कुछ सेकंड्स के अंदर एक खूंखार दरिंदे में बदल देता है। ये वायरस इतनी तेज रफ्तार से फैला कि देखते ही देखते पूरी दुनिया का विनाश हो गया और इंसानियत खत्म हो गई। लाशों का ये सैलाब अब इतना बढ़ चुका था कि इनसे लड़ना नामुमकिन था। जब दुनिया भर की फौजें हार गईं और सारे हथियार कम पड़ गए, तब बनाई गई एक बहुत ऊंची दीवार जो बची कुची इंसानियत की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन जब ये दीवार भी ज़ॉम्बीज़ के उस बेकाबू समंदर को नहीं रोक पाई, तो सबकी नजरें टिकी सिर्फ एक शख्स पर, गैरी लेन। मौत के इस तांडव के बीच गैरी ने लड़ने का एक ऐसा अनोखा रास्ता निकाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया ने अपनी आखिरी सांस तक की ताकत लगा दी। ये कहानी है साल 2013 की, वर्ल्ड वॉर Z की। दहशत के इस मंजर की शुरुआत उस दिन हुई जब गैरी अपनी पत्नी कैरन और अपनी दोनों बेटियों के साथ शहर की तरफ जा रहा था। एक नॉर्मल दिन, जैसा कि अक्सर होता है, लेकिन सड़कों पर आज ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही था। गाड़ियां एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी हुई थीं और ट्रैफिक जाम बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच गैरी ने गौर किया कि आसमान में मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की हलचल अचानक बहुत बढ़ गई है। तभी अचानक एक पुलिस वाला तेजी से अपनी मोटरसाइकिल लेकर गैरी की कार के बगल से निकला और हड़बड़ी में उसकी गाड़ी का साइड मिरर तोड़ दिया। गैरी को कुछ समझ नहीं आया। वो ये पूछने के लिए गाड़ी से बाहर निकला कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन तभी सड़क के दूसरे कोने पर एक जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ धूल और धुएं का गुब्बार छा गया और उसी धुएं के बीच से लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर पागलों की तरह भागने लगे। सड़क पर भगदड़ मच चुकी थी। गैरी ने फौरन अपनी गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से एक विशाल ट्रक सब कुछ कुचलते हुए वहां से निकला। गैरी ने दिमाग चलाया और रास्ता साफ होते देख उसी ट्रक के पीछे अपनी गाड़ी दौड़ाने लगा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो ट्रक कुछ ही दूर जाकर सड़क पर खड़ी एक गाड़ी से टकराया और बुरी तरह पलट गया। इसी अफरा तफरी में गैरी की गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ा और साइड से आ रही एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। धमाका इतना तेज था कि गाड़ी तबाह हो गई। जैसे तैसे गैरी ने खुद को संभाला और अपनी पूरी फैमिली को गाड़ी से बाहर निकाला। लेकिन बाहर निकलते ही जो मंजार उसने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हर तरफ सिर्फ चीखें और मौत का साया था। चारों तरफ भयंकर अफरा तफरी मची थी। गैरी ने अपनी आंखों से देखा कि जो लोग चंद मिनट पहले तक बिल्कुल नॉर्मल थे, वे अब अचानक पागलों की तरह एक दूसरे पर झपटने लगे। माहौल ऐसा था मानो इंसान नहीं बल्कि जंगली जानवर आमने सामने हो। सड़क के बीचों बीच एक आदमी गिरा हुआ था और दूसरा शख्स किसी खूंखार शिकारी की तरह उसके शरीर को नोच रहा था। गैरी ने वहां एक ऐसी बात नोटिस की जिसे देख किसी की भी रूह कांप जाए। उसने देखा कि जिस इंसान को काटा गया वह सड़क पर गिरते ही बुरी तरह तड़पने लगा। उसका पूरा शरीर बिजली के झटके की तरह कांपने लगा और देखते ही देखते उसकी आंखों की पुतलियां एकदम सफेद हो गईं। गैरी को अब माजरा समझ आने लगा। ये कोई मामूली हमला नहीं बल्कि एक जानलेवा वायरस था जो महज 12 सेकंड के अंदर इंसान के दिमाग और पूरे नर्वस सिस्टम पर कब्जा कर लेता। वक्त कम था, इसलिए गैरी ने बिना देरी किए सड़क पर खड़ी एक लावारिस गाड़ी का दरवाजा खोला। उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया ताकि उस पागल भीड़ को चीरते हुए बाहर निकल सके। तभी एक ज़ॉम्बी ने उनकी गाड़ी के शीशे पर हमला कर दिया और अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन कैरन ने हिम्मत दिखाई और उस ज़ॉम्बी को लात मारकर नीचे गिरा दिया। गैरी ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बीज़ को कुचलते हुए वहां से निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। देखते ही देखते पूरा शहर इन जिंदा लाशों से भर गया। आसमान में आर्मी के हेलीकॉप्टर्स मंडराने लगे और चारों तरफ से सायरन की आवाजें आने लगीं। पर इस खौफनाक मंजर को देखकर लग रहा था कि अब इस दहशत पर काबू पाना नामुमकिन है। जैसे तैसे वे शहर की सरहद से बाहर निकले ही थे कि तभी उसकी छोटी बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे अस्थमा का दौरा पड़ा और वो सांस लेने के लिए तड़पने लगी। गैरी ने घबराते हुए अपनी बेटी को संभाला और उसे यकीन दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। उसने तय किया कि शहर छोड़ने से पहले उन्हें किसी भी हाल में एक फार्मेसी ढूंढनी होगी ताकि उसकी दवाइयां ली जा सकें। इतने में ही गैरी के पास उसके एक पुराने दोस्त थिरी का फोन आया। थिरी कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल था। उसकी बातें सुनकर गैरी के होश उड़ गए। थिरी ने बताया कि हालात उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब हो चुके थे। सिर्फ ये शहर ही नहीं बल्कि वॉशिंगटन, लंदन और मॉस्को जैसे बड़े बड़े शहर भी इसी आग में जल रहे थे। थिरी ने गैरी से वादा किया कि वो उसे और उसकी फैमिली को वहां से निकालने के लिए एक खास एक्सट्रैक्शन टीम भेजेगा। लेकिन एक शर्त थी, गैरी को किसी भी तरह आज की रात जिंदा बचकर दिखाना था। कुछ घंटों के बाद किसी तरह रास्ता पार करते हुए गैरी न्यू जर्सी पहुंचा। पर वहां का मंजर भी अलग नहीं था। पूरा शहर आग की लपटों में घिरा हुआ था और हर तरफ बस चीख पुकार मची थी। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए गैरी एक फार्मेसी के पास रुका। वो अंदर जाकर घबराहट में दवाइयां ढूंढ ही रहा था कि तभी वहां मौजूद एक लड़के ने गैरी पर बंदूक तान दी। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया, लेकिन जैसे ही उस लड़के की नजर गैरी की बीमार बेटी पर पड़ी, उसका दिल पिघल गया। उसने अपनी गन नीचे की और चुपचाप उन्हें दवाइयां दे दी। दवाइयां लेकर गैरी जैसे ही बाहर निकला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि 2 लोग उसकी पत्नी कैरन को घेरे हुए थे और उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। गैरी ने अपनी राइफल हवा में लहराई और उन्हें पीछे हटने को कहा, पर वे लोग नहीं माने और उल्टा गोलियां चलाने लगे। अपनी जान बचाने के लिए गैरी ने भी जवाबी फायरिंग की और उनमें से एक को वहीं ढेर कर दिया। कैरन भागती हुई गैरी के पास आई। तभी वहां अचानक एक पुलिस वाला आ पहुंचा। गैरी को लगा कि शायद कानून मदद के लिए आया है, पर अगले ही पल उसकी गलतफहमी दूर हो गई। वो पुलिस वाला भी वहां मदद करने नहीं बल्कि स्टोर से सामान लूटने आया था।
गैरी समझ गया कि अब दुनिया में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची। अब सब कुछ खुद के भरोसे था। गैरी ने दोबारा थिरी को फोन लगाया। इस बार थिरी ने उसे एक पक्की लोकेशन दी, न्यूयॉर्क का एक अपार्टमेंट ब्लॉक। गैरी बिना वक्त बर्बाद किए अपनी फैमिली को लेकर उस बिल्डिंग की तरफ भागा। वहां एक मैक्सिकन परिवार ने दरिया दिली दिखाई और उन्हें अपने घर में पनाह दी। उस परिवार का एक छोटा लड़का था, थॉमस। वे लोग डर के मारे कांप रहे थे। गैरी ने उन्हें हिम्मत दी और बताया कि सुबह एक हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आने वाला है। उसने उस परिवार को भी अपने साथ चलने का न्योता दिया ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन उस छोटे लड़के थॉमस के माता पिता घर छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए। उन्हें लगा कि 4 दीवारों के अंदर वे ज्यादा महफूज रहेंगे। अगली सुबह होते ही गैरी अपनी फैमिली को लेकर छत की तरफ भागा। जैसे ही वे सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़े, अंधेरे से निकलकर ज़ॉम्बीज ने उन पर हमला बोल दिया। गैरी ने फुर्ती दिखाते हुए एक ज़ॉम्बी के सीने में अपना चाकू उतार दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं मरा। इसी छीना झपट्टी में उस ज़ॉम्बी का गंदा खून गैरी के मुंह में चला गया। तभी पीछे से थॉमस ने आकर उस ज़ॉम्बी को गोली मार दी। गैरी थॉमस और अपनी फैमिली को लेकर छत पर पहुंचा, लेकिन वहां जाते ही वो सीधा दीवार के किनारे जाकर खड़ा हो गया। गैरी के मन में एक गहरा डर बैठ गया था। उसे लगा कि ज़ॉम्बी का खून अंदर जाने की वजह से वो भी कुछ ही सेकंड्स में एक दरिंदा बन जाएगा। उसने मन बना लिया था कि अगर ऐसा हुआ तो वो छत से नीचे कूद जाएगा ताकि उसकी फैमिली सुरक्षित रहे। वक्त बीतने लगा। गैरी ने 12 तक गिनती गिनी, लेकिन वो ज़ॉम्बी नहीं बना। तभी आसमान में गड़गड़ाहट हुई और उनके दोस्त का भेजा हुआ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया। गैरी ने अपनी पूरी जान लगा दी और छत के दरवाजे को मजबूती से थामे रखा ताकि पीछे से आ रहे ज़ॉम्बीज को रोक सके। इसी बीच उसने देखा कि थॉमस के पिता भी अब ज़ॉम्बी बन चुके थे और उसी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब उसकी पत्नी और बच्चे सुरक्षित हेलीकॉप्टर में चढ़ गए, तब गैरी ने दरवाजा छोड़ा और भागकर हेलीकॉप्टर में सवार हो गया। ज़ॉम्बीज इतने पागल हो चुके थे कि उन्हें पकड़ने के लिए वे छत से नीचे खाई में कूदने लगे। हेलीकॉप्टर वहां से रवाना हुआ और गैरी ने खिड़की से बाहर झांका। पूरा शहर अब एक श्मशान बन चुका था। हर तरफ से उठता हुआ काला धुआं आसमान को निगल रहा था। सड़कों पर अब इंसान नहीं, बल्कि एक बेकाबू वायरस तांडव कर रहा था। हेलीकॉप्टर फिलाडेल्फिया की जलती हुई गलियों को पीछे छोड़ते हुए अब खुले समंदर की तरफ बढ़ चला। तभी उन्हें लहरों के बीच एक विशाल नेवी शिप दिखाई दिया। ये जहाज इस वक्त दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह थी, क्योंकि ज़ॉम्बी पानी में नहीं तैर सकते थे और ये जहाज जमीन से मीलों दूर खड़ा था। थिरी फौरन गैरी को एक सुरक्षित केबिन में ले गया, जहां का नजारा किसी हाईटेक मिलिट्री हेडक्वार्टर जैसा लग रहा था। थिरी ने गैरी को बताया कि हालात अब पूरी तरह हाथ से बाहर निकल चुके थे। जिन देशों की सेनाएं कभी अजय मानी जाती थीं, वे अब एक एक करके घुटने टेक चुकी थीं। इसी बीच थिरी ने एक बेहद नौजवान और काबिल वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर फॉसबैक का जिक्र किया। वो डॉक्टर दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस तबाही का हल ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी गैरी की मुलाकात वहां के मिलिट्री कमांडर से हुई। कमांडर ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि इस जहाज पर जगह और सामान बहुत कम है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को पनाह मिल सकती है जो इस जंग में किसी काम आ सकें। गैरी के सामने अब एक मुश्किल शर्त रख दी गई। या तो वह एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर ड्यूटी ज्वाइन करे और इस वायरस की शुरुआत कहां से हुई इसका पता लगाए, या फिर अपनी फैमिली के साथ वापस जमीन पर मौजूद एक रिफ्यूजी कैंप में चला जाए। अपनी बीवी और बच्चों की सलामती के लिए गैरी ने इस सुसाइड मिशन पर जाने का फैसला कर लिया। गैरी डॉक्टर फॉसबैक और अपनी टीम के साथ साउथ कोरिया के एक मिलिट्री बेस कैंप हमफ्रीज की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि वायरस का पहला रेडियो संदेश इसी जगह से आया था। डॉक्टर फॉसबैक का मानना था कि कुदरत बहुत चालाक होती है। वो अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत के पीछे छिपाती है। अगर वे उस पेशेंट 0 यानी उस पहले इंसान को ढूंढ लें जहां से ये सब शुरू हुआ, तो शायद इस वायरस की कमजोरी पकड़ में आ जाए और एक वैक्सीन तैयार हो सके। जैसे ही गैरी की टीम साउथ कोरिया पहुंची, वहां का मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पूरा मिलिट्री बेस सन्नाटे में डूबा था और सिर्फ भारी बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही वे प्लेन से नीचे उतरे, अंधेरे में कुछ परछाइयां उनकी तरफ बिजली की रफ्तार से बढ़ने लगीं। वे ज़ॉम्बी थे। अचानक वहां भगदड़ मच गई और पास खड़े सोल्जर्स ने फायरिंग शुरू कर दी। इसी हड़बड़ी में डॉक्टर फॉसबैक का पैर फिसला और गिरते वक्त उनके हाथ से अपनी ही गन चल गई। गोली सीधा उन्हें जा लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जिस इंसान के पास इस पूरी दुनिया को बचाने का समाधान था, वो अब खत्म हो चुका था। गैरी को लेकर बाकी सोल्जर्स भागकर एक सुरक्षित बंकर के अंदर पहुंचे। वहां उसकी मुलाकात उन चंद बचे हुए सिपाहियों से हुई जो उस बंकर में छिपे हुए थे। बंकर के कमांडर ने गैरी को बताया कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। उसने बताया कि एक सिपाही अचानक अजीब हरकतें करने लगा था। जब डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे, तब उस सिपाही ने डॉक्टर को ही काट लिया। जब तक बाकी लोग कुछ समझ पाते या उसे काबू करते, तब तक उनके कई और साथी दरिंदे बन चुके थे। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वहां बंकर में गैरी की मुलाकात एक एजेंट से हुई जिसे गद्दारी के इल्जाम में कैद करके रखा गया था। उस एजेंट ने एक ऐसी बात बताई जिसने गैरी को हैरान कर दिया। उसने कहा कि इजराइल ने इस वायरस के फैलने से कई हफ्ते पहले ही अपने देश के चारों तरफ एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर ली थी। एजेंट ने गैरी की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हें असली सच जानना है तो यरूशलेम जाओ। उन्होंने ये दीवार सिर्फ डर की वजह से नहीं बनाई, बल्कि उन्हें पहले से पता था कि दुनिया पर क्या कहर टूटने वाला है। अब गैरी को अपनी अगली मंजिल मिल चुकी थी। रात के गहरे अंधेरे में उसने दोबारा प्लेन तक पहुंचने का फैसला किया। शोर ना हो, इसलिए गैरी और उसकी टीम ने साइकिलों का इस्तेमाल किया ताकि वे बिना आवाज किए निकल सकें। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी गलती हो गई।
गैरी के फोन की घंटी अचानक बज उठी। उस सन्नाटे में फोन का शोर सुनकर वहां सोए हुए सैकड़ों ज़ॉम्बी एक साथ जाग गए और पागलों की तरह उनके पीछे पड़ गए। मौत को सामने देख तभी वहां का कमांडर एक ट्रक लेकर आया और ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए रास्ता बनाने लगा। गैरी जैसे ही प्लेन के पास पहुंचा, एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा दिया। कमांडर ने फौरन उस ज़ॉम्बी को गोली मार दी, लेकिन गैरी को बचाने के चक्कर में एक दूसरे ज़ॉम्बी ने कमांडर के हाथ को बुरी तरह काट लिया। गैरी भारी मन से प्लेन में चढ़ा और खिड़की से देखा कि ज़ॉम्बी बनने से पहले ही कमांडर ने खुद को गोली मार ली। गैरी और पायलट वहां से किसी तरह बच निकले और सीधे यरूशलेम की तरफ बढ़ गए। जब गैरी का विमान इजराइल पहुंचा तो आसमान से यरूशलेम का नजारा किसी अजूबे जैसा लग रहा था। इजराइल तबाही के लिए पहले से ही तैयार था। पूरे शहर के चारों तरफ मीलों लंबी और सैकड़ों फीट ऊंची कंक्रीट की एक ऐसी दीवार खड़ी थी जिसे भेद पाना नामुमकिन लग रहा था। दीवार के बाहर लाखों ज़ॉम्बीज का एक खौफनाक समंदर जमा था जो पागलों की तरह उस दीवार को खुरच रहे थे। गैरी को कड़ी सुरक्षा के बीच मिलिट्री गाड़ियों के काफिले से शहर के अंदर ले जाया गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात सेगन नाम की एक जांबाज महिला ऑफिसर से हुई। सेगन उसे सीधे इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिस के अंदर ले गई। वहां गैरी की मुलाकात जर्गन से हुई, जो इस पूरे मिशन की अहम कड़ी था। गैरी ने सीधे जर्गन की आंखों में देखकर वही सवाल पूछा जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। आखिर इजराइल को इस तबाही के बारे में पहले से कैसे पता चला और उन्होंने इतनी ऊंची दीवार रातों रात कैसे खड़ी कर ली? जर्गन ने मुस्कुराते हुए गैरी को इजराइल के खास 10th मैन रूल के बारे में बताया। उसने समझाया कि इजराइल ने इतिहास में बहुत धोखे खाए हैं, इसलिए उन्होंने एक अनोखा कानून बनाया कि अगर किसी मुद्दे पर 10 लोग चर्चा कर रहे हैं और उनमें से 9 लोग एक ही बात पर पूरी तरह सहमत हैं, तो यह 10वें आदमी की कानूनी जिम्मेदारी है कि वह उन 9 लोगों के खिलाफ सोचे। चाहे पूरी दुनिया कहे कि कोई खतरा नहीं है, पर वो 10वां आदमी यही मानकर चलेगा कि खतरा बहुत बड़ा है और उसकी तैयारी शुरू कर देगा। जर्गन वही 10वां आदमी था। जब पूरी दुनिया भारत से आने वाले ज़ॉम्बी संदेशों को एक मजाक समझकर इग्नोर कर रही थी, तब जर्गन ने इसे सच माना। इजराइल ने अपनी पूरी जान इस दीवार को बनाने में झोंक दी और अपनी सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया। दीवार के अंदर का नजारा किसी जन्नत जैसा लग रहा था। इजराइल दुनिया भर से आने वाले स्वस्थ लोगों को पनाह दे रहा था। अलग अलग धर्मों और देशों के लोग एक साथ मिलकर खुशियां मना रहे थे। वहां मौजूद लोगों को लग रहा था कि वे अब मौत के चंगुल से हमेशा के लिए बच निकले हैं। वे जोर जोर से गाने गा रहे थे और लाउड स्पीकर्स पर प्रार्थनाएं गूंज रही थीं। लेकिन गैरी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उसने एक बहुत बड़ी गड़बड़ नोटिस की। ज़ॉम्बीज भले ही देख न सकें, लेकिन उनकी सुनने की ताकत बहुत ही ज्यादा तेज थी। शहर के अंदर का यह शोर दीवार के बाहर खड़े उन दरिंदों को पागल कर रहा था। अगले ही पल दीवार के बाहर खड़ा वो लाखों ज़ॉम्बीज का समंदर एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगा। वे किसी कीड़े मकोड़ों की तरह एक दूसरे के शरीर का इस्तेमाल करके एक विशाल इंसानी पहाड़ बनाने लगे। उनकी तादाद इतनी खौफनाक थी कि देखते ही देखते वे उस ऊंची दीवार की चोटी तक पहुंच गए। गैरी ने चीखकर सबको चुप होने के लिए कहा, सबको खबरदार किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शोर की वजह से ज़ॉम्बीज का वो सैलाब दीवार लांघकर शहर के अंदर गिरने लगा। देखते ही देखते यरूशलेम की वे सुरक्षित गलियां एक खौफनाक कत्लगाह में बदल गईं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन मौत हर कोने पर खड़ी थी। इजरायली सेना ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू की, लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद इतनी ज्यादा थी कि फौज की गोलियां भी कम पड़ने लगीं। हालात को हाथ से निकलता देख सेगन और उसके कुछ साथी सैनिक गैरी को सुरक्षित एयरपोर्ट की तरफ ले जाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। हर मोड़ पर ज़ॉम्बीज घात लगाए बैठे थे। तभी दूसरी तरफ से पागल ज़ॉम्बीज की एक विशाल भीड़ ने उन पर धावा बोल दिया। किसी तरह वे एक छोटे से दरवाजे से निकलकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। इसी बीच ऊपर मंडरा रहा एक हेलीकॉप्टर उन्हें कवर फायर देने लगा। यहीं पर भागते भागते गैरी की नजर एक बहुत ही अजीब बात पर पड़ी। पूरे शहर में मची इस भारी तबाही के बीच ज़ॉम्बीज कुछ लोगों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा रहे थे। उसने देखा कि एक बहुत ही कमजोर और दुबला पतला लड़का बिल्कुल ज़ॉम्बीज के रास्ते में खड़ा था, लेकिन वे दरिंदे उसे पूरी तरह अनदेखा करके उसके बगल से निकल गए, जैसे वो वहां मौजूद ही न हो। गैरी अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक हादसा हो गया। बहादुरी से लड़ रही सेगन की कलाई पर एक ज़ॉम्बी ने दांत कड़ा दिया। गैरी को अच्छे से याद था कि इस वायरस को शरीर पर कब्जा करने में सिर्फ 12 सेकंड लगते हैं। गैरी ने बिना एक पल की देरी किए सेगन का हाथ पकड़ा और अपनी तलवार से उसकी कलाई काट दी। सेगन दर्द के मारे जोर से चीख उठी, लेकिन गैरी जानता था कि उसे जिंदा रखने का अब यही इकलौता रास्ता बचा था। उसने फुर्ती से सेगन के घाव पर पट्टी बांधी और उसे सहारा देकर आगे की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी उनकी उम्मीदों को एक और झटका लगा। उन्हें लेने आया हेलीकॉप्टर ज़ॉम्बीज के हमले की वजह से क्रैश होकर जमीन पर गिर गया। देखते ही देखते पूरा यरूशलेम अब लाशों के उस बेकाबू सैलाब की चपेट में आ चुका था। मौत के साए से लड़ते और बचते हुए गैरी और सेगन जैसे तैसे एयरपोर्ट तक तो पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर गैरी की उम्मीदें टूटने लगीं, क्योंकि जिस प्लेन में वो आया था उसका पायलट पहले ही जान बचाकर वहां से भाग चुका था। किस्मत ने साथ दिया और उनकी नजर एक दूसरे पैसेंजर प्लेन पर पड़ी जो उड़ान भरने ही वाला था। गैरी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रुकवाया और घायल सेगन को लेकर किसी तरह विमान के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही विमान ने रनवे से उड़ान भरी, गैरी ने खिड़की से बाहर झांका। नीचे यरूशलेम का वो खूबसूरत शहर अब पूरी तरह से ज़ॉम्बीज के कब्जे में था। मंजर खौफनाक था, लेकिन गैरी के पास अब भी उस सवाल का जवाब नहीं था कि इस तबाही को रोका कैसे जाए। प्लेन के अंदर गैरी ने सेगन को एक ड्रिंक दी
ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो सके। जब वो उसकी कलाई पर पट्टी बांध रहा था तब सेगन ने मायूसी में कहा, मैं अब किसी काम की नहीं रही। सेगन की ये बात सुनकर गैरी का दिमाग अचानक चलने लगा। उसे याद आया कि वायरस को फैलने के लिए भी एक स्वस्थ और तंदुरुस्त शरीर की जरूरत होती है। उसके जहन में बार बार उस बीमार लड़के और उस कमजोर बूढ़े आदमी की तस्वीर आने लगी जिन्हें ज़ॉम्बीज ने छुआ तक नहीं था। गैरी को अब एक बहुत बड़ी बात का एहसास हुआ। हर शिकारी को एक तंदुरुस्त शिकार चाहिए होता है, और अगर शिकार पहले से ही बीमार या कमजोर है तो शिकारी उसे बेकार समझकर छोड़ देता है। अब गैरी को अपनी थ्योरी पर यकीन होने लगा था, लेकिन उसे टेस्ट करने के लिए एक लैब की जरूरत थी। उसने फौरन थ्री को कॉल लगाया और दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों के बारे में पूछा जहां अब भी रिसर्च का काम चल रहा था। थ्री ने उसे वेल्स में मौजूद एक सीक्रेट मेडिकल लैब के बारे में बताया। गैरी तुरंत कॉकपिट में गया और पायलट को वहां का रास्ता समझाया। पायलट हालात की गंभीरता समझ गया और विमान का रुख वेल्स की तरफ मोड़ दिया। कुछ ही देर बीती थी कि अचानक पिछले केबिन से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब एक एयर होस्टेस ने शक होने पर पीछे का पर्दा हटाया तो उसके सामने एक खूंखार ज़ॉम्बी खड़ा था। अगले ही पल उस ज़ॉम्बी ने होस्टेस पर हमला कर दिया। गैरी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और जैसे ही उसने पीछे जाकर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिछले केबिन के लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और एक एक करके यात्रियों को अपना शिकार बना रहे थे। विमान के अंदर अब एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। गैरी ने फौरन मोर्चा संभाला और केबिन में मौजूद लोगों को शांत रहने का इशारा किया। उसने सबको अपना अपना सामान निकालकर रास्ते के बीच में रखने को कहा। गैरी अपनी पूरी ताकत लगाकर सूटकेस और बैग्स का एक ऊंचा ढेर बनाने लगा ताकि उन दरिंदों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद और उनकी बेकाबू ताकत के आगे वो कमजोर दीवार ताश के पत्तों की तरह ढह गई। प्लेन के अंदर भी वही खौफनाक कत्लेआम शुरू हो गया। तभी एक खूंखार ज़ॉम्बी सीधे गैरी की तरफ झपटा, पर इन वक्त पर सेगन ने उसे अपनी गोली का निशाना बनाया। गैरी समझ चुका था कि अब हालात काबू से बाहर हो चुके थे। उसने बिना देर किए अपने पास मौजूद एक ग्रेनेड का पिन खींचा और उसे प्लेन की दीवार की तरफ उछाल दिया। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और प्लेन के किनारे पर एक बड़ा छेद हो गया। हवा का दबाव इतना तेज था कि प्लेन के अंदर की हर चीज बाहर की तरफ खींचने लगी। चीखते चिल्लाते वो सारे ज़ॉम्बी उस छेद के रास्ते आसमान में उड़ गए। लेकिन इस धमाके ने विमान के इंजन को भी तबाह कर दिया और वो जलता हुआ प्लेन तेजी से पहाड़ियों की तरफ गिरने लगा। धमाके और धुएं के बीच विमान क्रैश हो गया। मलबे के ढेर में गैरी अपनी सीट से लटका हुआ मिला। उसके पेट में प्लेन का एक नुकीला हिस्सा बुरी तरह ढंसा हुआ था, जिससे खून की धार बह रही थी। उसने किसी तरह अपना सीट बेल्ट खोला और लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। तभी मलबे से निकलकर सेगन वहां पहुंची। उसे जिंदा देख गैरी की जान में जान आई। दोनों ने हार नहीं मानी और जख्मी हालत में ही लैब की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मीलों पैदल चलने के बाद वे लैब के गेट तक तो पहुंचे, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से गैरी वहीं बेहोश हो गया। जब गैरी की आंखें खुलीं तो उसने देखा कि दो अजनबी लोग उसे गौर से देख रहे थे। दरअसल वे वहां के साइंटिस्ट थे। उन्होंने शक भरी निगाहों से गैरी से पूछा कि आखिर वो यहाँ किस मकसद से आया है। गैरी ने हिम्मत जुटाई और उन मुख्य वैज्ञानिकों के सामने अपनी पूरी थ्योरी रखी। उसने एक बहुत ही गहरी बात कही, हमें इस वायरस से लड़ने के लिए किसी दवा की नहीं बल्कि एक कवर की जरूरत है। उसने विस्तार से समझाया कि ये ज़ॉम्बी उन लोगों को अपना शिकार नहीं बनाते जो पहले से ही किसी गंभीर या जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हों। वे शिकारी की तरह सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ इंसानों को ही ढूंढते हैं। गैरी का मानना था कि अगर हम खुद को किसी ऐसी बीमारी से संक्रमित कर लें जिसका इलाज मुमकिन हो तो हम इन दरिंदों के लिए पूरी तरह अदृश्य हो जाएंगे। क्योंकि अब तक वैज्ञानिकों को कोई और रास्ता नहीं मिला था, इसलिए वे इस थ्योरी को आजमाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। वैज्ञानिकों ने बताया कि सारी खतरनाक बीमारियों के सैंपल्स लैब के दूसरे हिस्से यानी बी विंग में रखे थे। और अफसोस की बात यह थी कि पूरा बी विंग अब खूंखार ज़ॉम्बीज के कब्जे में था। वहां काम करने वाले कर्मचारी अब दरिंदे बनकर भटक रहे थे। गैरी ने हार नहीं मानी और खुद वहां जाने का फैसला किया। वो सेगन और एक वैज्ञानिक के साथ दबे पांव लैब के अंदर दाखिल हुआ। सब कुछ बिल्कुल शांत था, लेकिन तभी अचानक वैज्ञानिक की पाइप एक लोहे के बॉक्स से टकरा गई। सन्नाटे में हुई उस आवाज ने एक ज़ॉम्बी को जगा दिया। इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी गैरी पर झपटता, सेगन ने अपनी बंदूक तानी और उसे वहीं ढेर कर दिया। लेकिन गोली की आवाज ने पूरे गलियारे में टहलका मचा दिया। बाकी ज़ॉम्बीज भी आवाज सुनकर जाग गए और पागलों की तरह उन तीनों के पीछे पड़ गए। जान बचाने के लिए वे गलियारों में भागने लगे। एक मोड़ पर आकर गैरी ने सेगन और वैज्ञानिक को वापस लौटने का इशारा किया और खुद को खतरे में डालकर सैंपल्स वाली लैब की तरफ बढ़ गया। शिकारी ज़ॉम्बीज भी अब गैरी के पीछे हो लिए। दूसरी तरफ सेगन और वैज्ञानिक लड़ते भिड़ते किसी तरह वापस सेफ एरिया में पहुंच गए और फौरन दरवाजा लॉक कर दिया। गैरी अब बिल्कुल अकेला था। उसने बड़ी सावधानी से उस चैम्बर का रास्ता खोज निकाला जहां घातक वायरस के सैंपल्स रखे थे। गैरी ने बिना वक्त गवाए एक बॉक्स में कुछ रैंडम सैंपल्स भरे, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए मुड़ा, उसकी सांसें थम गईं। एक ज़ॉम्बी ठीक दरवाजे के सामने रास्ता रोककर खड़ा था। गैरी के पास इस वक्त कोई हथियार नहीं बचा था। अब उसके पास अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। गैरी ने एक सैंपल उठाया और उसे अपने हाथ में इंजेक्ट कर लिया। वो चुपचाप वहीं फर्श पर बैठ गया ताकि वायरस उसके शरीर को बीमार कर सके। कुछ मिनटों बाद जब उसे महसूस हुआ कि दवा काम कर रही है, तो उसने कांपते हाथों से लैब का दरवाजा खोल दिया। गैरी की थ्योरी बिल्कुल सही निकली। ज़ॉम्बी उसके ठीक सामने खड़ा था, लेकिन उसने गैरी को ऐसे अनदेखा कर दिया जैसे वहां कोई हो ही नहीं। दरिंदे को गैरी के शरीर से अब शिकार वाली गंध नहीं आ रही थी। गैरी ने उस ज़ॉम्बी को चुपचाप लैब के अंदर बंद किया और वहां से बाहर निकल आया।
अब उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। रास्ते में सैकड़ों की तादाद में ज़ॉम्बीज खड़े थे, लेकिन किसी ने उसे छूने तक की कोशिश नहीं की। मौत के उन सौदागरों के बीच से गैरी बिना किसी डर के सीना तानकर वापस वैज्ञानिकों के पास पहुंच गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया ताकि संक्रमण उसे ज्यादा नुकसान न पहुंचा सके। अब वक्त था इस जीत को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का। गैरी वहां से अपनी फैमिली से मिलने के लिए रवाना हुआ। पूरी दुनिया में जो भी इंसान इस तबाही से बचे थे, उन्हें फौरन इन बीमारियों के इंजेक्शन दिए जाने लगे। अब पासा पूरी तरह पलट चुका था। इंसान अब छिपने या डरने के बजाय इन दरिंदों का डटकर मुकाबला करने लगा। मिलिट्री ने भी मोर्चा संभाल लिया और चुन चुनकर ज़ॉम्बीज का सफाया शुरू कर दिया। नजारा पूरी तरह बदल गया था। कहीं बिल्डिंगों के ऊपर से ज़ॉम्बीज को जलाया जा रहा था, तो कहीं उन्हें बड़े बड़े स्टेडियम में इकट्ठा करके उन पर बम बरसाए जा रहे थे। ज़ॉम्बीज की लाशों से बने पहाड़ों को आग के हवाले कर दिया गया। फिल्म के आखिरी मंजर में गैरी वापस उसी सुरक्षित इलाके में पहुंचा जहां उसकी पत्नी और बेटियां उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। अपने परिवार को सही सलामत देख गैरी की आंखों में चमक आ गई और उसने सबको गले लगा लिया। जाते जाते गैरी ने एक बड़ी बात कही कि यह अंत नहीं है। हमने अभी सिर्फ खुद को इन दरिंदों से बचाना सीखा है, लेकिन जंग जीतना अभी बाकी है। अब वक्त है एक दूसरे का हाथ थामकर इस वायरस को जड़ से मिटाने का। और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर Z की यह खौफनाक कहानी खत्म हो गई।